हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 75 एवं 76। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 75। इसकी दक्षता है बच्चों, गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या बताया गया है? भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। जो हमारी नदियां हैं गंगा, यमुना हिमालय से निकलती हैं और वो क्या करती हैं? भारत भूमि को अपना जल दान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल, फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं। हिमालय की घाटियों में क्या होती हैं? जड़ी बूटी होती हैं जो हमारे रोग दूर करने में काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है और अमर है। तो भारत भी कैसा है हमारा? विशाल है, अटल है, अमर है। और भारत की ही भांति हिमालय विशाल है, अटल है और अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? हिमालय के। तो यहाँ पूरे गद्यांश में हिमालय के बारे में बताया गया है, हिमालय पर्वत के बारे में। ये हमने गद्यांश पढ़ा बच्चों। अब देखते हैं हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो हमने यहाँ शीर्षक दिया है बच्चों, हिमालय का महत्व, क्योंकि पूरे गद्यांश के अंदर हिमालय की विशेषताओं के बारे में, हिमालय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसलिए हमने इसका क्या शीर्षक दिया है? हिमालय का महत्व। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? गद्यांश के अंदर बच्चों केवल गंगा और यमुना 2 नदियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हमने यहाँ कुछ और नाम लिखे हैं। गंगा, यमुना, उसके अलावा सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना आदि नदियाँ। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं बच्चों? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, जलदान की तरह निम्न शब्दों को भी बनाइए। जलदान यानी जल का दान। उसी प्रकार अगला शब्द है अन्नदान। अन्नदान का क्या हो जाएगा? अन्न का दान। अगला शब्द है बच्चों भूमि दान। भूमि दान का क्या बनेगा? भूमि का दान। अगला है बच्चों नेत्र दान। नेत्र दान का क्या बनेगा? नेत्रों का दान। नेत्र का नहीं होगा, नेत्रों का दान होगा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। बच्चों हिमालय जो शब्द है उसमें सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अलय या हिमा प्लस लय। तो हिमालय जो शब्द है बच्चों उसमें हमारी स्वर संधि है। कौन सी है? स्वर संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेदों में से इसमें आती है हमारी दीर्घ संधि। इसमें हमारी कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? अ या आ के साथ में अ या आ का मेल होता है, तो इनका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यहाँ हिम प्लस आलय, म में से अ निकलेगा और यहाँ आ, दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा। तो क्या शब्द बन जाएगा? हिमालय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इस पर राइट टिक कर देंगे, हिम प्लस आलय। यहाँ कहेंगे कि हम दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5,
हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत की हमने यहाँ विशेषताएं लिखी हैं बच्चों उत्तर में, जिसमें पहला है हिमालय से गंगा यमुना आदि नदियाँ निकलती हैं। दूसरी विशेषता है हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तीसरी विशेषता है इसकी हिमालय भारत की भांति विशाल, अटल और अमर है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं छठा। प्रश्न नंबर 6 है हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। प्रस्तुत दो गद्यांश है, वह गद्यांश हमारा हिमालय पर्वत से संबंधित है। तो हिमालय पर्वत से संबंधित ही हमने यहाँ कुछ पंक्ति लिखी हैं। वो है अड़िग हिमालय खड़ा हुआ है। अड़िग हिमालय खड़ा हुआ है, आंधी हो या तूफान। अड़िग हिमालय खड़ा हुआ है, आंधी हो या तूफान। सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का गान। सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का गान। ये हमने पंक्तियां लिखी हैं बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 8। अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग कीजिए। बच्चों पिछले कार्यपत्रक में हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ आ गया हमारे उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे अटल, टल शब्द में अ उपसर्ग है तो उनको उपसर्ग में लिख दिया अ और टल लिख दिया हमने शब्द में। ऐसे ही अमर, तो इसमें अ हो गया हमारा उपसर्ग, मर हो गया शब्द, तो इनको हमने अलग करके लिख दिया। इधर उपसर्ग लिख दिया, दोनों में अ उपसर्ग है और शब्द लिख दिया हमारा टल और मर। ये हो गया कार्यपत्रक 75। अगला देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 76। इसकी दक्षता है आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र को देखेंगे बच्चों हम, चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले इधर देखेंगे तो हमें ये पेड़ दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा। इधर बहुत सारे हमें घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो अपने सिर पर लकड़ियाँ लेके जा रहा है। यहाँ एक व्यक्ति है जो टोकरी में कुछ सब्जी और फल लेके जा रहा है। एक व्यक्ति है, बच्चा है जो साइकिल चला रहा है। एक व्यक्ति है जो छड़ी लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बकरी घास चर रही है। एक बड़ा सा कुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बच्ची है जो घड़ा लेकर खड़ी हुई है। दो औरतें हैं, जो एक औरत है वो बाल्टी से पानी निकाल कर घड़े में डाल रही है। एक घड़ा इधर रखा हुआ है और एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर के हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें सड़क मार्ग दिखाई दे रहा है। ये हरी हरी घास दिखाई दे रही है। तो ये हमारा पूरा चित्र है जिसका हमने अच्छे से अवलोकन कर लिया है। चित्र को ध्यानपूर्वक हमने देख लिया है। अब हमें इस चित्र से संबंधित प्रश्न हल करने हैं। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा था, उनके 8 के नाम लिखने थे। तो उसमें बकरी दिखाई दे रही थी हमें, साइकिल दिखाई दे रही थी, बाल्टी, औरत, आदमी, घड़ा, पेड़, घर, और भी लिख सकते हैं जैसे सड़क और घास, एक व्यक्ति के हाथ में छड़ी, एक के हाथ में हमें थैला, ऐसे और भी हम शब्द लिख सकते हैं। 8 शब्द पूछे गए हैं, 8 वस्तुओं के नाम, तो वो हमने लिख दिए हैं बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है। तो बच्चों जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो घरों की छत हैं ये लगभग ऐसा लग रहा है कि घास, मिट्टी या लकड़ी से बनी होंगी। तो देखते हैं इसका हमने जो उत्तर लिखा है वो लिखा है बच्चों, इस चित्र में घरों की छत मिट्टी, लकड़ी व घास से बनी है। अगला है प्रश्न नंबर 3, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों हमने लिखे हैं यहाँ नीम, पीपल, शीशम, बबूल, खिजड़ी, बरगद, करंज, आम, और भी आप अपने हिसाब से दूसरे यहाँ पेड़ों के नाम लिख सकते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी कर लिखिए। तो बच्चों हमारे घर की छत बजरी, सीमेंट, कंक्रीट, लोहे की राड आदि से बनी है। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5, घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं, लिखिए। तो बच्चों घरों के जो किवाड़ या खिड़की होती हैं उनमें लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक के भी आ रहे हैं आजकल, या कोटा स्टोन के पत्थर से बनते हैं, खिड़कियों में काम में लेते हैं। ये हो गए बच्चों कार्यपत्रक 75 एवं 76 हल किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको गणित से संबंधित कार्यपत्रक देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आपको कार्यपत्रक 1 से लेकर 75 तक देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।